Good morning, dear students. Let's we continue with the chapter number 7, history. Okay, in previous chapter I have explained you about the condition of the Indian textile, occupation, trade and business at the time of the British rule. Now, let's we continue with the topic coarse variety of clothes. As we know that there is a much demand of the Indian clothes और द इंडियन टेक्सटाइल इन अ फॉरेन कंट्रीज़। जैसे हमको मालूम है कि देशों में हमारे भारतीय परिधान, हमारे भारतीय वस्त्रों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, तो इस डिमांड के चलते क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल मार्केट्स थे वो धीरे धीरे उनको हानि होने लगी थी। ठीक, तो इन्हीं सब से बचने के लिए वहाँ के ट्रेडर्स ने भारत से कपड़े या कपास विदेशों भेजना बंद कर दिया था। क्यों? यहाँ पे विभिन्न वैरायटी और टेक्निक के द्वारा कपड़ों का निर्माण किया जाता था, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सोलापुर इन द वेस्टर्न इंडिया एंड मदुराई इन द साउथ इंडिया इमर्ज्ड अ इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर ऑफ वीविंग इन द लेट 19th सेंचुरी। तो देखिए, उस समय जो 19th सेंचुरी की बीच की जो हम ये बात बता रहे हैं, वो सोलापुर जो वेस्टर्न इंडिया में आता है महाराष्ट्र के, और मदुराई जो है साउथ, ये दो ऐसे नए सेंटर्स थे जहाँ पर वीविंग के कई सारे डिज़ाइन तैयार किए जाते थे। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज्ड द पीपल टू बायकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल एंड यूज द हैंड स्पन एंड हैंड ओवन क्लॉथ। तो जब हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन था, तो महात्मा गांधी जी के कहने पर बहुत से लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और उन्होंने देसी खादी के महत्व को समझाते हुए उसको बढ़ावा देने की कोशिश की। खादी ग्रेजुअली बिकेम द सिंबल ऑफ द नेशनलिज्म। तो इस प्रकार से जो खादी के वस्त्र थे या परिधान थे, वो उनको बढ़ावा मिला, जिससे उसकी डिमांड इंडियन मार्केट में बढ़ी। मशरूमिंग ऑफ द कॉटन मिल्स फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, रॉ कॉटन वाज एक्सपोर्ट फ्रॉम द बॉम्बे पोर्ट टू द चाइना एंड इंग्लैंड। तो आगे हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के बीच में जो रॉ कॉटन था, मतलब कॉटन जो है वो बॉम्बे पोर्ट, बॉम्बे के बंदरगाह से चाइना और इंग्लैंड में सप्लाई किया जाता था। इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे। तो 1854 को पहला कॉटन मिल बॉम्बे में स्थापित किया गया था। बाय 1900 ओवर 84 मिल स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1854 से लेकर 1900 के इस मध्य में, मतलब इस 50 सालों के अंदर बॉम्बे में कुल आपके 84 कॉटन मिल्स स्टार्ट हो चुके थे। मनी ऑफ दे वर इस्टेब्लिश बाय द पारसी एंड गुजराती फैमिली। तो इन कॉटन मिलों को स्थापित करने का, इस्टेब्लिश करने का श्रेय जो है पारसी फैमिली और गुजराती को जाता है। ग्रोथ ऑफ द कॉटन मिल्स लीड टू द डिमांड फॉर द लेबर। तो देखिए, जैसे जैसे कॉटन मिल्स बढ़ते चले गए, तो उनको ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स की भी डिमांड, लेबर्स की भी डिमांड बढ़ते चले गए, जिससे रोजगार के नए मौके मिले लोगों को। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, आर्टिसन एंड एग्रीकल्चर लेबर्स मूव टू द सिटी टू वर्क इन द मिल्स। तो इन्हीं मिल्स में काम करने के लिए गाँव से या छोटे शहरों से लोग बड़े बड़े शहरों जैसे गुजरात, बॉम्बे की तरफ रुक करना शुरू कर दिया। द टेक्सटाइल मिल फेस्ड सम प्रॉब्लम इनिशियली। द मिल्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। तो देखिए, इनके अलावा अब इस्टेब्लिश होने के बाद फिर भी इनको बहुत सा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करना पड़ा था विदेशों से आने वाले कपड़ों से, क्योंकि वे चीप होते थे, रेट उनके कम होते थे। इस कारण in most countries the government supported the industrial by impose the heavy duties on the import। और कई जगहों पे कोई ऐसे देश थे जो बाहर से कपड़े मंगाने वाले गुड्स पे हैवी टैक्स देते थे, जिसके कारण
इनसे व्यापारियों को घाटा होता था। ना अब हम बात करते हैं आयरन्स की। तो इसमें हम सबसे पहले मेन चीज़ जो देखते हैं वो है आपका द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड द वुड्स स्टील। तो स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, तो इसमें हम स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो एक स्वॉर्ड, उनकी जो तलवार थी वो एक प्रकार स्पेशल स्टील से बनी थी जिसको वुड्स स्टील कहते थे, जिसके बारे में अभी आपको इसमें बताऊंगा। टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर टिल 1799। तो जैसे मालूम है हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान जो मैसूर के राज्य को संभालते थे। He fought the four war with the British and died fighting with his sword in his hand। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी और चौथी लड़ाइयों में लड़ाई लड़ते वक्त उनकी मौत हुई और उनकी तलवार जो थी, स्वॉर्ड जो थी, वो उन्हीं के हाथ में थी। द स्वॉर्ड दैट वाज फाउंड नेक्स्ट टू द टीपू सुल्तान बॉडी आफ्टर हिज डेथ, टीपू सुल्तान स्वॉर्ड। तो इस प्रकार से ये जो स्वॉर्ड जो टीपू सुल्तान के डेड बॉडी के पास मिली उसे अंग्रेज अपने साथ लेके चले गए थे। द स्वॉर्ड वेर स्पेशल एज दे वेयर incredibly hard and the sharp edge would be easily ripped through the opponent's armament। तो उनकी इस तलवार की खासियत क्या थी? इनकी एक जो तलवार जी तो एक मजबूत स्टील की बनी थी जिसके दोनों तरफ बहुत ही शार्प एजेस थे जो दुश्मनों को किसी भी युद्ध में हराने के लिए काफ़ी था, बहुत शार्प एज था। This quality of sword came from the special type of the highly carbon steel called woods। तो इस प्रकार की जो तलवारें जो थी वो साउथ इंडिया में बनाई जाती थी, स्पेशली जो थी वो कार्बन मिक्स करके, स्टील में कार्बन मिक्स करके बनाई जाती थी, इसी कारण से वुड्स स्टील कहते थे। मेकिंग ऑफ द टीपू सुल्तान स्वॉर्ड, अब हम यहाँ पे देखते हैं द फ्रांसिस बॉक्सेन टूवर्ड थ्रू द मैसूर इन 1800 अ ईयर आफ्टर द टीपू सुल्तान डेथ। तो उन्हीं में से एक अंग्रेज ऑफिसर ने टीपू सुल्तान की मौत के बाद हमारे मैसूर का दौरा किया, हमारे जो भारतीय प्रांत में आता है। तो उसमें उन्होंने हैज़ रिटर्न अबाउट द टेक्निक यूज टू प्रिपेयर द स्वॉर्ड। तो उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा कि किस प्रकार वहाँ पे तलवारें तैयार की जाती थी। वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड बाय इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ द स्मेल्टिंग फर्नेस इन अ मैसूर। तो ये जो तलवारें जो थी वो फर्नेस में बनाई जाती थी जिसे हम कहते हैं आग की भट्टी में। तो उस समय साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे फर्नेस हुआ करते थे। इन दिस फर्नेस आयरन वर मिक्सड विद द चारकोल एंड पुट इनसाइड द स्मॉल क्ले पॉट। तो देखिए इस प्रकार की जो तलवारें बनाते समय क्या होते थे, जो पिघले हुए आयरन रहते थे उसमें चारकोल जो लकड़ी का जलाते थे और जो कोयला बचता था उसको मिक्स कर दिया जाता था उस आयरन के पिघले हुए स्मेल्टिंग मतलब पिघले हुए आयरन के साथ, और उसी को एक छोटे से पॉट में रखा जाता था। दो थ्रू द इंटरेक्ट कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर एंड स्मेल्टर्स प्रोड्यूस द स्टील इगेट्स एंड वर यूज्ड अ स्वॉर्ड मेकिंग। फिर उसके बाद जब ये छोटे से पॉट में जब आयरन ठंडा हो जाता था, अच्छे से मिक्स हो जाता था, तो उसको निकाल कर उसको एक तलवार का या स्वॉर्ड के शेप में बदल दिया जाता था एक टेम्परेचर पे। Now, abundant furnace in village. As the British established the political power in India, the production of the woods stopped and iron smelting furnace were abandoned। तो देखिए, तो जब हमारे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल स्थापित किया तो उन्होंने बहुत से फर्नेसेस को बैन कर दिया था, जिसके कारण जो वुड्स स्टील है जो अधिकतर साउथ इंडिया में बनाया जाता था उनका ये ऑक्यूपेशन पूरी तरीके से नीचे की ओर चला गया, मतलब उन्हें बहुत सी हानि हुई जिसके कारण ये ऑक्यूपेशन बंद करना पड़ा। By the late 19th century, the craft of the iron smelting was declined because of the forest protection law। तो देखिए by the 19th century आते तक के जैसे मैंने बताया एक तो अबेंडेंट, तो इसके बाद ये हुआ कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसमें उनकी मुख्य उद्देश्य था कि जंगलों को बचाना है। तो अब जो हमारे आयरन स्मेल्टर्स थे उनको जंगल से लकड़ियाँ नहीं मिलती थी जिसके कारण वो चारकोल नहीं बना पाते थे। तो इस प्रकार से ये जो ऑक्यूपेशन है धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। मैनी पीपुल गेव अप देयर क्राफ्ट्स एंड लुक्ड फॉर द अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जब ये स्मेल्टिंग का बिजनेस बंद होने लगा, ऑक्यूपेशन बंद होने लगा, तो उन्होंने तो जो इस प्रकार के जो स्मेल्टर्स थे वो दूसरे बिजनेस को या दूसरे ऑक्यूपेशन को अपनाने के लिए मजबूर हो गए।
By the early 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition. और 20th सेंचुरी के आते तक के जो बाकी जो बचे हुए थे आर्टिशियंस या जो इस प्रकार के आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे, उनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण इन सब में बड़ी प्रतिस्पर्धा या टक्कर मिल रही थी, जिससे उनको नुकसान हो रहा था। अब हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज की। इन 1904 चार्ल्स वेल्ड एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड दोराबजी टाटा जी सेट अप द मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। तो देखिए 1904 को जो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे चार्ल्स वेल्ड के साथ मिलकर हमारे जो भारत के टाटा दोराबजी, जो टाटा ग्रुप जो आज जिसकी आपकी गाड़ियाँ और बहुत से अलग अलग ब्रांड आते हैं टाटा ग्रुप में, उन्होंने इंडिया में पहली आयरन और स्टील प्लांट स्थापित किया था। आयरन स्मेल्टर हेल्प देम फाइंडिंग द आयरन और डिपोजिशन इन राजहरा हिल्स छत्तीसगढ़। तो आयरन स्मेल्टर जो उस समय के जो आयरन स्मेल्टर थे, जो लोहे के ढलाई का काम जानते थे या लोहे के बारे में जानकारी रखते थे, उन्होंने टाटा की हेल्प की थी आयरन ढूंढने में। ठीक है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी केम अप इन 1912 एंड बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील। तो 1912 तक के टाटा की जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गई और उनमें से स्टील बनना शुरू हुआ। ओवर द टाइम द टिस्को बिकेम द बिगेस्ट एंड स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो जिस समय हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था, उस समय जो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के रूप में स्थापित हुई। टाटा स्टील प्लांट, status of the Jamshedji Tata considered the Tata outside the Tata steel plant and in Jamshed was the setup at opportune time. Although तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार जो दोराबजी टाटा थे, उन्होंने ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड के साथ मिलकर एक टाटा स्टील प्लांट का निर्माण किया। टाटा स्टील जो है टाटा के नाम पे, जिसको हम जमशेदपुर भी कहते हैं, वो एक वेल डेवलप प्लांट है। यहाँ से हजारों और उन्नत किस्म की जो स्टील है बहुत से विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। जब ये ब्रिटेन में भी सप्लाई होता है यहाँ का टाटा स्टील, उसी प्रकार हमारे अगर हम आज की डेट में देखते तो टाटा हम बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट जो हमारे देश में रशिया के साथ मिलकर भिलाई में स्थापित किया गया था, उसके भी जो आयरन्स है जिससे लोहे के रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं वो भी सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा इस चैप्टर में कि किस प्रकार ब्रिटिश रूल के समय हमारे देश में जो बिजनेस क्लास या ट्रेडिशन या ऑक्यूपेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। एंड थैंक यू, द चैप्टर इज ओवर।